हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। जैसे आपको पता है, मैं आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट हूँ और इसके साथ-साथ मैंने यूपीपीसीएस 2021 भी क्वालिफाइड किया है एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे, आपने ट्विटर पर देखा होगा बहुत सी ट्वीट्स के मणिपुर जल रहा है, और आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा बहुत सी वीडियो जिसमें दिखाया जा रहा है कि मणिपुर में दंगे हो रहे हैं। बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है? तो आज हम यही जानेंगे कि उन दंगों का क्या रीज़न है। उस पूरा हम हिस्ट्री जानेंगे कि दंगे क्यों हो रहे हैं। और आप देखोगे कि अभी आर्टिकल 355 के तहत जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने क्या पूरा जो मणिपुर का जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपने अंडर ले लिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मणिपुर के दंगों के पीछे रीज़न क्या है और क्या हिस्ट्री है। डीप में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम जानते हैं ये कि देखोगे, ये बहुत सी ट्वीट्स हैं। आप देखोगे जयराम रमेश की ट्वीट्स है कि हमारा देश जल रहा है, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, जो भी है। बहुत से ऐसी शशि थरूर सर का है, इधर ऐसी हिंदू में जो आप देखो द हिंदू न्यूज़पेपर में सोनिया गांधी मैम का भी एक आर्टिकल लिखा हुआ। तो बहुत से ऐसे देखोगे, हर जगह मीडिया में छाया हुआ है कि हमारा मणिपुर जल रहा है। आप देखोगे बहुत से लोगों ने लिखा है, ठीक है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो पहला क्या है कि मणिपुर वायलेंस जो है, व्हाट वाज द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके चक्कर में स्टार्ट हुआ था। हाई कोर्ट ने क्या बोला था? हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो मणिपुर की जो एक नॉन ट्राइब है, जिनको ट्राइबल्स स्टेटस नहीं दिया, एक ट्राइब है मीती ट्राइब, उसको हमें क्या करना है, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब में हमको ऐड करना है। तो हुआ क्या कि जैसे ही मणिपुर के हाई कोर्ट ने ऐसा बोला, तो जो ट्राइब्स, दूसरी ट्राइब्स थी, कुकी ट्राइब्स या नागा ट्राइब, वो थोड़ा गुस्सा हो गई। उन्होंने क्या किया, ऐसी ट्राइब्स का एक ग्रुप था। वो ग्रुप क्या था? वो ग्रुप था ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, ATUSEM। उन्होंने क्या किया, धरना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, ये जो बोल रहा है हाईकोर्ट, ऐसा हम करने नहीं देंगे। क्यों नहीं करने देंगे वो भी हम आगे जानेंगे, उनका विरोध करने का क्या रीजन है। तो ऐसे करके क्या हुआ, दूसरा इसमें तीसरा फैक्टर ये भी था कि क्यों स्टार्ट हुआ। हुआ क्या कि जो वहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं वीरेंद्र सिंह जी। तो वीरेंद्र सिंह जी ने क्या किया कि जो हिल एरिया में एक देखोगे कि मणिपुर को आप देखोगे सही से, उसका पूरा मैप देखोगे, तो मणिपुर को 6 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, ठीक है? जैसे आपको दिखाते हैं कि मणिपुर को कितने डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। देखो, ये 6 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। और ये जो अंदर का है, ये है इम्फाल वैली, और आस पास 6 डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है ये पास में, चूरचंदपुर। तो चूरचंदपुर में आप देखोगे कि वहां पर एक कुकी ट्राइब का विलेज था। तो वहां पर कुछ विलेज के लोगों को हटा दिया गया था। ये बोला कि इन्होंने एनक्रोचमेंट किया है, हमें फॉरेस्ट को बचाना है, ऐसा वीरेंद्र सिंह जी सरकार ने बोला, और उन लोगों को हटा दिया। तो वो वहां के जो ट्राइब्स थे, वो गुस्सा होगा कि यार मेरी जो ट्राइब है, मुझको हटाने का काम किया जा रहा है, मेरे घर को तोड़ा जा रहा है, और मीती ट्राइब को, जो मीती ट्राइब है उसको शेड्यूल जो लिस्ट है उसमें ऐड करने की बात हो रही है, तो हमारे खिलाफ होते जा रहा है। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। तो ये फिर ये जो एक था इनका ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, इन्होंने धरना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सी इसमें ऐसे हुआ। फिर हुआ क्या, आप देखोगे कि जो मणिपुर का एथनिक कंपोजिशन देखोगे कि एथनिक कंपोजिशन है क्या। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बात करें, हम मणिपुर की जो इम्फाल वैली की बात करें, तो इम्फाल वैली में केवल आप देखोगे जो पूरा लैंड मास है, उस पूरे लैंड मास का 10% है। केवल इम्फाल वैली बहुत छोटी है। उस 10% जियोग्राफी एरिया में लगभग पूरे स्टेट की लगभग 54% पॉपुलेशन रहती है। और वो मैक्सिमम लोग वो क्या है पता है, वो मीती लोग हैं, जो अपने को शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड कराने की बात कर रहे हैं, ठीक है? दूसरी आप एरिया की बात करें, जो पूरा एरिया बचा हुआ है, आसपास का जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, वो हिल एरिया है। और उस हिल एरिया में कौन रहते हैं? ट्राइब्स रहते हैं। उस टाइम से आप कुकी का नाम सुने, या आप नागा ट्राइब्स की बात करें, ऐसे बहुत सी ट्राइब्स हैं। जो ये तो बस 2 नाम है, इसके बाद बहुत सी ट्राइब्स है जिनको शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ा गया है। तो इन लोगों ने क्या किया कि द स्टेट इज कंस्टिट्यूटेड विद इम्फाल वैली इन द सेंटर एंड सराउंडिंग हिल्स। और बाद में क्या है, हिल्स है। द वैली विच इज 10% ऑफ मणिपुर, मणिपुर का केवल 10% है। और आप देखोगे, और उस 10% में लगभग इतनी पॉपुलेशन रहती है, 64%, बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है? आगे की हम बात करें, द हिल कंप्राइजिंग 90%, जो हिल एरिया वो 90% है, जैसे मैंने आपको बताया। और उसमें क्या है कि पॉपुलेशन, बची हुई पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। इसमें लगभग आप बोल सकते हो कि 30% लोग वहां पर रहते हैं। दूसरा रीजन देखोगे कि पॉपुलेशन जो उसमें है, जो इम्फाल वैली में, वहां से 40 MLA जाते हैं टोटल का। देखोगे आगे हम बात करेंगे इसमें, जैसे आगे हम इसमें दिखाते हैं कि टोटल MLA जो है मणिपुर के, वो इतने हैं, ठीक है?
हम मणिपुर की बात करें तो टोटल एमएलए कितने हैं 60, और 60 में से जो एमएलए होते हैं वो इम्फाल वैली से 40 जाते हैं, और बचे हुए हिल एरिया से कितने जाते हैं, केवल 20 जाते हैं। तो कहने का मतलब ये भी एक समझ सकते हो कि एक जियोग्राफिकल एरिया जो है लगभग 60% जो जियोग्राफिकल एरिया है वहां से केवल बहुत कम लोग जाते हैं, और इम्फाल वैली से 40%, मीन्स कहने का मतलब 60 में से 40 एमएलए जाते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब हम बात करते हैं कि मीति का जो आर्गुमेंट है, जो मीति लोग हैं वो आर्गुमेंट कर रहे हैं कि मुझे टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ एसटी स्टेटस, वो अपना क्यों अपने आप को एसटी शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ने के लिए क्या सपोर्ट हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। तो आप देखोगे तो जो मीति लोग वो ये बोल रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मनपुर बिगिन डिमांडिंग एसटी फॉर द मीति इन 2012, मीन्स 2012 में स्टार्ट हुआ था। मीति ये बोल रहे हैं कि मुझे सेफ गार्ड किया जाए, मुझे कनेस्टो सेफ गार्ड्स मिले कि इम्फाल वैली जो है वहां पर क्या करते हैं, ट्राइब्स लोग तो जमीन ले सकते हैं, लेकिन जो इम्फाल वैली के जो मीति लोग हैं वो हिल एरिया में अपनी जगह नहीं ले सकते, वो खरीद नहीं सकते। क्यों कि ट्राइब्स की जमीन ट्राइब्स ही खरीद सकते हैं, कोई जो होते हैं नॉन ट्राइबल्स लोग नहीं खरीद सकते। समझ गए ना। तो मीति लोगों का बोलना ये है कि यार मेरी जो इम्फाल वैली है वहां पर ट्राइब्स अपनी आके लोग जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन मुझे बाहर खरीदने का मौका ही नहीं है। मेरी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, मीन्स जो भी है, लेकिन मुझे जमीन मेरे पास है ही नहीं, रिसोर्सेज भी नहीं है। तो समझ गए ना, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे भी ट्राइब्स बनाया जाए, मुझे शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड किया जाए, तो मुझे भी मेरे पास भी राइट्स होंगे, तो मैं अपनी जमीन हिल एरियाज में खरीद सकता हूँ। ऐसा उनका बोलना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अब ये बोल रहे हैं कि उनकी जो 1991 में जो पॉपुलेशन थी वो 59% थी। कितनी थी, 59, 1951 में। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन 2011 सेंसस में केवल 44% रह गई है। इसका रीजन यही है कि हम शेड्यूल ट्राइब्स में लिस्टेड नहीं है। कि होता क्या कि बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, म्यांमार से लोग आ रहे हैं, ट्राइब्स बन रहे हैं और यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन उसी रेशियो में घटती जा रही है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड किया जाए। ठीक है, अब देखोगे भाई ट्राइबल ग्रुप अगेंस्ट एसटी स्टेटस ऑफ मीति। अब मीति लोगों का जो ट्राइब में ना ऐड किया जाए तो ट्राइबल्स लोग क्या बोल रहे हैं, तो ट्राइबल्स लोग ये बोल रहे हैं कि मीतीज लोग पहले ही से डेमोग्राफिक पॉलिटिकल एडवांटेज हैं। आप देखो वो पहले ही से एडवांस हैं, पॉलिटिकल में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा एडुकेटेड हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या जरूरत है शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड होने की। ठीक है, दूसरा का एसटी स्टेटस टू द मीतीज वुड लीड टू लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। बोल रहे हैं कि हम एसटी स्टेटस दे देंगे ना, मीतीज को मिल जाएगा ना, तो हमें जो जॉब में जो मौका मिलता है थोड़ा बहुत वो भी हमारा चला जाएगा, क्योंकि वो पहले ही से एडुकेटेड, तो हमारे लिए कंपटीशन इतनी बढ़ जाएगी हम जॉब ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारे लैंड को भी छीन लेंगे, ऐसा ट्राइबल्स बोल रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे दूसरा इनका तीसरा जो रीजन है ट्राइबल्स लोगों का कि मीती लोगों को शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं ऐड किया जाए, पता है वो क्या है, वो ये बोल रहे हैं कि उनकी लैंग्वेज जो मीती पीपल जो बोलते हैं वो 8th शेड्यूल में भी ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ऐसा हमें कोई ऐसा, और दूसरा वो एससी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी एक स्टेटस मिला है, उसका फायदा उठा रहा है, तो फिर क्यों उन्होंने एसटी में शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड होना चाहते हैं। तो इनके ये कई रीजन है। दूसरा क्या है, कुकीज एंड नागाज पॉइंट आउट, कुकीज और जो नागाज ट्राइब्स है वो क्या बोल रही पता है कि ट्राइबल एरियाज आर 90% ऑफ द स्टेट, कि पूरे स्टेट का जो ट्राइबल एरिया है वो लगभग 90% है, और जो केवल जिसमें मीतीज रहते हैं इम्फाल वैली में जहां मीतीज रहते हैं वो केवल 10% है। लेकिन जो पैसा गवर्नमेंट देती है वो पूरा का पूरा पैसा इम्फाल वैलीज के डेवलपमेंट में चला जाता है, हमारा डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, हिल एरियाज का डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि फिर इनको शेड्यूल ट्राइब्स क्यों, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी लिस्ट में क्यों आप आना चाहते हो। ठीक है, ये इनका बोलना है जो ट्राइब्स लोग हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आप बात करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन इन द एसटी लिस्ट, जो एसटी लिस्ट है उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, कैसे हम कोई भी पर्सन है, कोई भी मान लो कास्ट का पर्सन है, कोई भी एक ट्राइब है उसको शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड होना है तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री जानते हैं मणिपुर की। आप देखो मणिपुर क्या हुआ था, 1949 में ऐड किया गया था इंडियन गवर्नमेंट में। ठीक है, और एज ए क्या यूनिटरीज उसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, 1900 जब ऐड किया गया तो उस समय मीतीज लोग थोड़े थोड़े डेवलप्ड थे, तो उनको ट्राइब्स का वो कहते ना शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड नहीं किया गया था, कि ये पहले से डेवलप लोग, और जो आसपास के जो लोग थे, कुकी ट्राइब थी, नागा ट्राइब थी, उनको शेड्यूल ट्राइब्स का लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1972 में उसको एज ए स्टेट हमारे ऐड कर लिया गया था और एक स्टेट बना दिया गया था। तो अब बात करते हैं कि कोई भी मान लीजिए किसी भी एक ग्रुप को
हमें शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो पहले प्रोसेस क्या होता है कि रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट उसको रिकमेंडेशन देती है, किसको देती है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, कि भाई इन ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड किया जाए। लेकिन आप देखोगे कि केवल नीतीश के बारे में केवल रिकमेंडेशन गवर्नमेंट से ही बस, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था, कहना पहली स्टेज पर भी नहीं पहुंचे थे, और पहली स्टेज पर पहुंचने से पहले उनका विरोध होना स्टार्ट हो गया, इतने बड़े दंगे हो गए, कहते हैं ना इतना बड़ा प्रोसेस होता है और पहली प्रोसेस पर उनको रोक दिया गया। समझ गया ना? तो वो तो उनकी कोई वहां तक पहुंचने में फाइनल लिस्ट होने में बहुत बड़ी प्रोसेस है, तो उसको जानते हैं हम पहले। तो पहले क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन देती है किसको, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, कि भाई इस ग्रुप को इसमें ऐड किया जाए और शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड किया जाए। फिर अगर वो रिव्यूज करती है और उसको सेंड करती है रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया अंडर होम मिनिस्ट्री। आपका रजिस्टर्ड जनरल के पास जाता है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, वो अप्रूव करता है, फिर वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स उसके पास जाता है। आपने देखा वो आर्टिकल 338A, उसके तहत ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बना है। वो क्या करता है, वो फाइनल डिसीजन लेता है और कैबिनेट के पास भेज देता है कि हाँ आप इसको देखिए और आप इसको फॉरवर्ड करिए। वो जब वंस द कैबिनेट फाइनलाइज इट, तब क्या करता है, फिर एक पार्लियामेंट में एक बिल होता है, बिल इन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950। समझ गए ना? ये होता है जब वहां से पास हो जाता है, आफ्टर द अमेंडमेंट बिल इट पास बाय द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, जब लोकसभा और राज्यसभा उसको पास कर देती है, फिर क्या करते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो एक क्या करते हैं, उस पर अपनी सहमति जता देते हैं आर्टिकल 341 और 342 के तहत, और वो एक बिल एक्ट बन जाता है, और उस एक्ट के थ्रू जो ग्रुप था उसको शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड कर लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्त, पहला ही स्टेप्स पर पहुंचे हुए थे मिति ग्रुप को इंक्लूजन करना है शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और पहले ही स्टेप पर उनको रोक दिया गया, बहुत विरोध किया दूसरी ट्राइब्स ने कि इन लोगों को नहीं ऐड किया जाए, हमें फिर मौके नहीं मिलेंगे हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो ये पूरा आप समझ सकते हैं, ये पूरा एक सिस्टम था कैसे उनका विरोध किया जाता है। अब एक चीज आपको समझाना मैं चाहता हूं, कहीं पर भी किसी भी जगह दंगे होते हैं तो उनका रीजन्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं। दंगों को कैसे रोका जा सकता है उसको एक बहुत अच्छी बात है, मैं कई वीडियोस देखा, उन वीडियो में समझाया गया, बहुत अच्छी एक केस थ्योरीज थी। वो ये थी कि उसमें ये बताया गया था कि आप कहीं पर भी दंगे रोकना चाहते हैं तो कोई भी ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कोई भी डिफरेंट, उन ग्रुप्स को क्या किया जाए, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट कर दिया जाए इकोनॉमिकली, कि मान लीजिए कि ऐसे इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड किए जाएं कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। तो हमारी गवर्नमेंट को ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे डेवलपमेंट काम वहाँ पर स्टार्ट कर देनी चाहिए कि जो मीतीस ग्रुप हैं और जो कुकीज ट्राइब्स वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाए, उनका जीवन ऐसा डिपेंडेंट हो जाए कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। वो तभी होगा जब हम डेवलपमेंट वर्क्स वहाँ स्टार्ट करेंगे एक दूसरे। जैसे आपको एक बहुत अच्छी केस स्टडी बताना चाहता हूँ, जब अहमदाबाद में राइट्स हुए थे तो वो सूरत में नहीं हुए थे, हिंदू मुस्लिम में क्यों नहीं होते, क्योंकि सूरत में आप देखोगे कि सूरत में जो लोग थे वो एक दूसरे के इकोनॉमिकली डिपेंडेंट थे। अहमदाबाद में क्या था, अहमदाबाद में इनइक्वलिटीज बहुत थी, कि आप देखोगे जो कुछ लोग बहुत रिच थे, बहुत ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, दूसरे के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो इसलिए दंगे हुए। तो इस दंगों को रोकने का एक बहुत अच्छा रास्ता है तो बहुत सरल, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ है, कि हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो जिससे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।